इजराइल को हिलाकर रख दिया है। दरअसल यमन के हूती विद्रोहियों ने रविवार को इजराइल पर हमला किया, अटैक किया। लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल इस हमले के लिए किया गया था। यह मिसाइल अटैक 2000 किलोमीटर की ज्यादा दूरी से किया गया। हूती विद्रोहियों का दागा मिसाइल महज 11 मिनट में इजराइल की राजधानी तेल अवीव पहुंचा और यहां पर धमाका हो गया। ऐसा पहली बार हुआ कि हूती विद्रोहियों की दागी मिसाइल इजराइल के सेंट्रल तक पहुंची है। इससे भी हैरानी की बात यह है कि हूतियों के मिसाइल को इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम इंटरसेप्ट नहीं कर सका, पकड़ नहीं पाया। हूती की यह मिसाइल इजराइल के डिफेंस सिस्टम को नाकाम करती हुई सेंट्रल इजराइल के एक खुले इलाके में आकर गिरी। हूती ने यह मिसाइल 2040 किलोमीटर की दूरी से दागी। हूती के मिसाइल अटैक से तमतमाए इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हूती विद्रोहियों को इसके गंभीर परिणाम भुगतने की अब कड़ी चेतावनी भी दी है। सवाल यह है कि आखिरकार ये अटैक इजराइल पर हुआ, लेकिन इजराइल का डिफेंस सिस्टम आखिरकार इसको इंटरसेप्ट क्यों नहीं कर पाया। इजराइल के सबसे सुरक्षित ठिकाने पर हूती विद्रोहियों ने यह अटैक किया, यह हमला किया। राजधानी तेल अवीव पर लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल से यह अटैक किया गया, मार की गई। 2040 किलोमीटर दूर से हूती विद्रोहियों ने तेल अवीव पर यह हमला किया। 11:30 मिनट में हूती विद्रोहियों की यह मिसाइल इजराइल के भीतर पहुंच गई। इस हूती हमले में इजराइल के सभी जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको बहुत मजबूत माना जाता था, वो पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ। इस मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है। पूरी तरीके से आयरन डोम नाकाम साबित हुआ और ये इजराइल के लिए भी चिंता की बात है। और साथ ही साथ अब हूतियों के इस अटैक ने इजराइल पर एक तरीके से जंग का एक नया मुहाना छेड़ दिया है। इसके क्या रिफ्लेक्शंस होंगे, क्या इसके परिणाम होंगे, क्या इजराइल घिर जाएगा या फिर जो इजराइल का एक स्टाइल है अपने ही स्टाइल में अपने विरोधियों को, अपने हमलावरों को जवाब देने का, क्या एक बार फिर से इजराइल उसी स्टाइल में नजर आएगा। मैं इस पर चर्चा करूंगा। मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड JKS परिहार साहब, जो कि वरिष्ठ रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। और पथिकृत पायने, विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन जनरल परिहार, पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ। ऑलरेडी 1 साल से ज़्यादा वक्त हो गया है जब इजराइल जो है वो गाज़ा में उलझा हुआ है। हमास से लगातार उसकी जंग चल रही है। अब ये जंग का एक नया पॉइंट खुल गया है, एक नई विंडो जंग की खुल गई है। ये मुश्किलें खड़ी करेगी इजराइल के लिए। जी बिल्कुल, मैं कहता हूं कि ये जो इजराइल के ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइल का जो अटैक हुआ है, ये न केवल इजराइल के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि इतने स्ट्रांग जो लेटेस्ट मिसाइल्स हैं वो इस तरह के जो ग्रुप्स हैं उनके पास कैसे पहुंचे। या तो पक्का इसको ईरान ही इनको सारे वेपन्स दे रहा है और यहाँ तक दे दिए कि उनको एडवांस मिसाइल्स भी मिल रहे हैं। उसके बाद में ये मिसाइल पूरे 2000 किलोमीटर से ज़्यादा क्रॉस करते हैं सऊदी अरेबिया के ऊपर से और जाके इजराइल में अटैक होता है और इजराइल सिस्टम उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। तो ये तो बहुत ही बड़ा खतरा सारी दुनिया के लिए। इस तरह के हमले कहीं भी हो सकते हैं। और यमन तो एक वैसे तो एक काफ़ी गरीब देश है, अपना बड़ी मुश्किल से उसका चलता है, पर पिछले 14 साल से जिस तरह से वहाँ पर इंटरनल कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं और हुतीज ट्राइबल्स के जो ईरान के साथ सपोर्ट के साथ उन्होंने सऊदी और बाकी जितने भी सुन्नीस हैं उनके ऊपर उनका हमला बढ़ता जा रहा है। तो ये इजराइल के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये पूरे सऊदी अरेबिया, अमेरिका और इंग्लैंड इत्यादि का जो ग्रुप है उसके खिलाफ इनका एक ग्रुप बना हुआ है, जिसमें हिजबुल्लाह हैं, हुतीस हैं और IGR इसके शामिल हो जाते हैं। तो ये बहुत विश्व शांति के लिए बहुत खतरा है, क्योंकि आज आप वहाँ देख रहे हैं, कल के लिए ये आप हमारे साउथ ईस्ट एशिया में भी देख सकते हैं कि कोई देश का कोई भी ऐसा सिरफरा तानाशाह जो है वो आतंकी ग्रुप को जो इस तरह के सपोर्ट करेगा। रेड सी का पूरा जो जहाँ पर 15% ग्लोबल ट्रेड मूव होता है इधर से एशियन कंट्रीज से, वो इन्होंने हुतीज ने रोका हुआ है। शिप्स को ये उसमें से हाईजैक करते हैं, सामान उठा रहे हैं। तो ये केवल हुतीज एक सिंपल 6 लाख लोगों का वो ग्रुप नहीं होके एक बहुत बड़ा, एक मैं कहूँगा एक नासूर सा बनता जा रहा है और इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। पथिकृत पायने साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस अटैक के बाद इजराइल, बेंजामिन नेतन्याहू ये कह तो रहे हैं कि गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा, लेकिन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है इजराइल, हम देख रहे हैं पिछले 1 साल से। क्या इस वक्त इजराइल इस कंडीशन में है, क्या इस अटैक का जवाब दे पाए? हालांकि तेवर तो वही हैं, लेकिन तेवर से सब नहीं होता।
के ऊपर इजराइल ने पहले भी हमला किया है। ये करीब 1 महीने पहले रेड सी में उनका जो एक पोर्ट है यमन में, होदाइदा पोर्ट, उस पोर्ट में एक बहुत बड़ा हमला किया था इजराइल ने। और उस टाइम हौदीज ने कहा था कि वो भी एक रिवेंज अटैक करेगा। तो उसी हिसाब से शायद ये रिवेंज अटैक है। देखिए, बात अभी जो हो रहा है वहां पे, अभी जितने भी अटैक्स हो रहा है, चाहे वो हुदीस कर रहा है, चाहे वो हिजबुल्लाह कर रहा है, ये सारे के सारे ईरान करवा रहा है। ठीक है, इसमें कोई दो राय है नहीं। हिजबुल्लाह और हुदी के पास जो भी वेपन सिस्टम्स है, चाहे वो उनके पास लॉइटरिंग म्यूनिशंस जो आर्म ड्रोन्स होता है, या फिर उनके पास जो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स है, रॉकेट्स है, और अभी तो ये जो बोला जा रहा है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये इनकी बस की बात है ही नहीं बनाने की। ये सारे ईरान से आ रहा है। तो ईरान जो अभी कर रहा है, वो डायरेक्ट ईरान अभी इजराइल के साथ एक कॉन्फ्रंटेशन में नहीं जाना चाहता है, एक फ्रंटल वॉर नहीं करना चाहता है। और क्योंकि वो कभी डायरेक्ट वॉर इजराइल के साथ करना नहीं चाहता था, इसी वजह से ईरान ने हिजबुल्लाह, हुदी और कुछ हद तक हमास को भी वेपनाइज किया, उनको हथियार दिया, पैसा दिया, ताकि वो ईरान के लिए इजराइल के खिलाफ और सऊदी अरब के खिलाफ भी, हूदीज और हिजबुल्लाह जो है सऊदीज के भी खिलाफ है, उनके खिलाफ ये प्रॉक्सी वॉर जारी रखे। तो इसका जो काउंटर अटैक होगा, ये जरूरी नहीं है कि ये काउंटर अटैक सिर्फ हुदी के ऊपर ही हो सकता है कि इसके काउंटर अटैक एक इजराइल ईरान के ऊपर भी कर सकता है कभी भी, या फिर थोड़ा टाइम बाद। ये ईरान को मैसेज देने के लिए कि अगले बार से अगर इस तरह के अटैक होंगे विद सोफिस्टिकेटेड मिसाइल्स, ये कोई ड्रोन वोन नहीं आया था, ये सोफिस्टिकेटेड मिसाइल आया, तो उसका हर बार का रिटेलिएशन शायद इजराइल ईरान के ऊपर करेगा। लेकिन अभी मिडिल ईस्ट में जो माहौल है, धीरे धीरे ये अभी हमास और इजराइल का वॉर, तो अभी उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रहा है, क्षेत्रीय युद्ध की तरफ जा रहा है। और इस तरह से अगर चला जो चीज, जैसे कि ईरान के ऊपर एक बड़ा हमला होने का एक पॉसिबिलिटी था इजराइल की तरफ से, तो उस टाइम देखा गया रशिया से बहुत बड़े पैमाने में सर्वेलेंस सिस्टम्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स रशिया ने दिया ईरान को। तो मुझे जो डर है कि अगले साल तक अगर रशिया यूक्रेन वॉर का कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है और मिडिल ईस्ट का कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है, तो ये जो दोनों लड़ाई है वो कन्वर्ज कर जाएगा। कन्वर्ज कर जाएगा मतलब ये दोनों रीजनल कॉन्फ्लिक्ट होगा। रशिया यूक्रेन का बॉर्डर को पार करके दूसरे देशों में अटैक करेगा जो यूक्रेन को हथियार दे रहा है, और ईरान जैसे देश जो हथियार दे रहा है हिजबुल्लाह को, हमास को, हौदीस को, इजराइल डायरेक्टली ईरान के ऊपर अटैक करेगा। इजराइल अगर ईरान के ऊपर अटैक करता है, जो कि हम लोग नहीं चाहेंगे ऐसा हो, तो उस टाइम ये स्वाभाविक है, रशिया आएगा ईरान की मदद के लिए, इजराइल आएगा इजराइल की मदद के लिए, यूएस आएगा। तो आप देखिए किस तरह से एक अलाइनमेंट बन रहा। और इस तरह से अगर चलता रहा, जैसे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है पिछले 4 साल में एक ही चीज इसने किया है, बड़े बड़े युद्ध का एक नींव बो के गया है। अगले साल तक ये क्या रूप लेगा किसी को पता नहीं। इजराइल के लिए एक सर्वाइवल इशू है, इसीलिए इजराइल का जो डॉक्ट्रिन है एक डिस्प्रोपोर्शनेट अटैक करता है कि अगर तुम मेरे 10 मारोगे तो मैं तुम्हारा 10,000 मारूंगा। इसी डिस्प्रोपोर्शनेट डॉक्ट्रिन से इजराइल आज तक बरकरार रहा। तो पॉसिबिलिटी है कि काउंटर अटैक होगा, पर जरूरी नहीं है कि ये काउंटर अटैक सिर्फ हुदी के ऊपर ही होगा। ये हो सकता है हुदी तो सिर्फ हाथ है जो कर रहा है, दिमाग तो कहीं और है। तो दिमाग जहां से हथियार आ रहा है, शायद वहां पे भी अटैक हो सकता है। और वहां पे ताकि अटैक ना हो, या फिर वो अटैक डेटर करने के लिए रशिया से बड़े पैमाने में वेपन सिस्टम्स, सर्वेलेंस सिस्टम्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स रशिया ने ईरान को देके रखा है हाल ही में। तो आप समझ रहे हो कि किस तरफ एक दुनिया जा रहा है। अगर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट नहीं भी होता है, विश्व युद्ध नहीं भी होता है, तो बड़े बड़े क्षेत्रीय युद्ध बन रहा है, और जो भी अच्छा नहीं है देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए भी, क्योंकि इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है सप्लाई चेन के ऊपर, ट्रेड के ऊपर, कमोडिटी की प्राइसेस के ऊपर, और इनवेरिएबली इसका इंपैक्ट इकोनॉमी के ऊपर पड़ता है। जी जनरल परिहार, मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगा कि क्या दो बातें हैं। एक बात तो अभी जो पथिकृत ने कही
क्या हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं उससे जो एक दो दिन से एक रिपोर्ट तैर रही है कि रशिया और ईरान के बीच कुछ सीक्रेट परमाणु डील हुई है? क्या इससे उसको कनेक्ट कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं तो इसके और आगे भी कनेक्ट करूंगा। प्रतिज्ञा जी ने बिल्कुल सही फरमाया है कि ये जो है एक तरह से जो है रीजनल वार जो है एक दूसरे के ऊपर टग ऑफ वार करने के लिए हो रहा है। अब आप बताइए कि ईरान और इजराइल जो है वो अनऑफिशियली डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है। ईरान भी इसको बना चुका है, इजराइल के पास भी कई सालों से रखा हुआ है। अगर इजराइल बनाता है तो इजराइल कहाँ से बनाएगा? उसको अमेरिका और यूके का सपोर्ट ही मिलना है। इसी तरह से ईरान का न्यूक्लियर जो भी प्रोग्राम चला होगा उसमें रशिया और चाइना का इन्वॉल्वमेंट शुरू से रहा होगा, इसमें कोई मतलब शक की गुंजाइश ही नहीं है। भारत तो किसी दूसरे देश को न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाने के लिए कोई सपोर्ट करने से रहा है, तो फिर आएगा कहाँ से? आने को बसते हैं ये सिर्फ रशिया और चाइना, और ये भी किसके थ्रू गया होगा? पाकिस्तान के थ्रू भी जा सकता है। उनके रिलेशन बहुत अच्छे थे और वहां से एक्सेस भी इजी होती है, तो ये डेफिनेटली उनका जब ये प्रोग्राम चला हुआ है इसमें रहा है। और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स में ये जो है सारे अमेरिका के बनाए हुए ही हैं। तो वो कई सालों से 3 दशक से आप देख रहे हैं सेंट्रल एशिया में कभी वो गल्फ कंट्रीज को उसको करते हैं, बीच में अफगानिस्तान चला, अब तालिबान उन्होंने इसीलिए बिठाया था क्योंकि उनको यूक्रेन में एंटर करना था। अब अगर ये आगे आते हैं रशिया तो हो सकता है कि चाइना जो है वो ताइवान पे एग्रेसिव हो अमेरिका को काउंटर करने के लिए, ताकि अमेरिका यूक्रेन से विड्रॉ करे। तो और यहाँ ये जो है हूथीज इजराइल के ऊपर करेंगे, तो ये तीनों चारों जितने भी हॉट पॉइंट्स हैं आपको इनको एक जोड़ मिला के ही देखना पड़ेगा। और ईरान, रशिया और चाइना की एक सीक्रेट बॉन्डिंग जो है वो बनती जा रही है, और ये ब्लॉक और नाटो ब्लॉक आपस में इसी तरह से टकराते रहेंगे। हूथी का इन्वॉल्वमेंट एज ए पार्ट ऑफ ईरान तक तो बहुत ही ठीक है कि वो ईरान के साथ उन्होंने एक रेजिस्टेंस ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें हमास है, हिजबुल्लाह हैं, हूथीज हैं और दूसरे छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जो सऊदी अरेबिया, इजराइल, यूके और यूएस के खिलाफ जाएंगे। मगर आप देखिए इसमें न्यूक्लियर वार होने की अब गुंजाइश बिल्कुल ओपन हो गई है। उन्होंने एक तरह से टेस्ट मिसाइल करा है, इतनी दूर से अगर वो हाइपरसोनिक मिसाइल इजराइल तक पहुंचा सकते हैं और वहाँ का एयर डिफेंस सिस्टम उसको नहीं आइडेंटिफाई रिकॉग्नाइज कर पाया कि आ रहा है, तो अगला जो है इससे भी ज्यादा हो सकता है कि सपोज ये जा रहा है, उसको इंटरसेप्टर ने किया, पर अगर इसमें न्यूक्लियर है वॉरहेड लगे हुए हैं तो उसका क्या होगा? अगर इंटरसेप्ट हुआ तो ट्रिगर होगा। तो ये एक बहुत ही गंभीर समस्या हो रही है, क्योंकि ये मैं नहीं समझता हूँ कि ये एक इंसिडेंट हुआ है, ये एक तरह से आगे के लिए इनकी स्ट्रेटेजी है। और ईरान इजराइल को दबाने की पूरी कोशिश करेगा, अमेरिका को भी उनको करना जरूरी है, क्योंकि ईरान के जितने भी न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसमें अमेरिका ही सबसे बड़ा बाधा बना हुआ है। तो ये सारे एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल अगर मैं साफ शब्दों में पूछूं तो ईरान को बैकअप तो है ना कहीं से? किसका बैकअप? बिल्कुल 100% बैकअप बिना तो कोई आज के जमाने में कोई देश किसी दूसरे देश के खिलाफ इतना तगड़ा मोर्चा खोल ही नहीं सकता है। तो ये तो हमेशा ग्रुप उसमें चल रहा है। इसका रशिया का बैकअप है या कुछ मुस्लिम कंट्रीज की ऐसी कोई योजना बन रही है कि फिलहाल इजराइल को घेरा जाए? मैं मुस्लिम कंट्रीज में देखिए, अरब कंट्रीज तो सारे सरेंडर कर चुके हैं, इनमें कोई भी ऐसा नहीं है। और सऊदी अरेबिया जो है वो टैक्टफुली हैंडल कर रहा है, उसके इजराइल के खिलाफ आउट ऑफ वे जाने की गुंजाइश मुझे नजर ही नहीं आ रही है। वो उन्हीं के ग्रुप उसमें रहेगा। तो यूएई जो है वो न्यूट्रल एम्पायर की तरह से चल रहा है। तो ये जो मुस्लिम कंट्रीज है ये तो इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। टर्की का एक रोल इसमें हो सकता है, पर मेजर रोल ईरान के साथ में रशिया और चाइना का है, चौथा उसमें टर्की हो सकता है, पांचवा नॉर्थ कोरिया हो सकता है। और पाकिस्तान स्लीपिंग पार्टनर है, वो अपने ईस्ट के उसको चाइना और अमेरिका दोनों ग्रुप जो है अपने अपने हितों के हिसाब से उसको बीच बीच में यूज करते रहे हैं। ठीक है, आप दोनों मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौट रहा हूं। इसे मैं एक चैप्टर में और एंडोर्स कर रहा हूं, फिर उस पर भी हम बात करेंगे। यूक्रेन युद्ध के कारण अब अमेरिका और ब्रिटेन के सामने भी एक नई तरह की मुसीबत आ गई है। ब्रिटेन और अमेरिका ने आशंका जाहिर की है कि ईरान की ओर से रूस को बैलिस्टिक मिसाइल दी गई हैं और इसके बदले में रूस ने न्यूक्लियर सीक्रेट साझा किया है, जिसका जिक्र मैं अभी बातचीत में कर भी रहा था। वॉशिंगटन डीसी में अपने शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने माना कि दोनों देश ऐसे समय में सैन्य सहयोग बढ़ा रहे हैं जब ईरान लंबे समय से परमाणु हथियार बनाने के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट की प्रोसेस में है। गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश सूत्रों ने संकेत दिया है कि परमाणु टेक्नोलॉजी के लिए ईरान के रूस से संबंधों पर चिंता जाहिर की गई है। तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है। पथिकृत, अगर मैं आपसे इसको समझना चाहूँ तो ईरान जैसे देश के हाथ में अगर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी लग जाती है
तो ये तो बड़ा फिर कहते हैं कि बर्बादी वाली बात हो जाएगी। रशिया सीक्रेटली शेयर कर रहा है, इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट में आ रही, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था अभी जनरल परिहार से। आपसे भी रिएक्शन मैं चाहूँगा इस पर। देखिए, पहली चीज तो ये है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत सालों से है। उनका जो प्रॉब्लम है वो ये है कि उसको मिनिएचराइज करके डिलीवरी सिस्टम के तहत उसको कहीं लॉन्च करने की कैपेसिटी उस लेवल पे उन तक पहुंचे नहीं। लेकिन ये जो यूरेनियम एनरिचमेंट जिसको कहा जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर से, जिस जिस चीज से आपकी बनते हैं, उसके ऊपर ईरान में काम काफी सालों से चल रहा है। उसके ऊपर सैंक्शंस भी लगे हैं। उसके खिलाफ कहा जाता है कि मोसाद के बड़े बड़े ऑपरेशंस भी हुए हैं उसको सबोटैज करने में, और कई हद तक शायद इजराइल सक्सेसफुल भी हुआ है। लेकिन आज मैं ये सबको मतलब सोचने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा जी। कि आज ये नौबत आई। आज एक नेटो जबरदस्ती अपना एक्सपेंशन करते करते यूक्रेन तक पहुंच जाना चाहता है, एकदम मतलब जहां से रशिया एकदम एक बगल में है। क्या कभी अमेरिका अलाउ करेगा कनाडा को कि वहां पे रशिया का कोई मिलिट्री डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय हो? नहीं करेगा। तो जिस तरह से नेटो ने जबरदस्ती एक्सपेंशन किया सिर्फ और सिर्फ रशिया को डिस्टर्ब करने के लिए, उसी वजह से ये लड़ाई की शुरू हुई। उसके बाद से रशिया के ऊपर आप सैंक्शंस लगा के रखे, जिसकी वजह से बहुत सारे देशों को नुकसान पहुंचा। उसके बाद 30 देश, 30 कंट्रीज यूक्रेन को सपोर्ट करता रहा, फंडिंग देता रहा, हथियार देता रहा टू फाइट अगेंस्ट रशिया, जिसमें $100 बिलियन से ऊपर का वेपन सिस्टम्स दिया गया है। तो अगर 30 देश, जहां पे सबसे बड़ा देश जो दे रहा है 58 या $60 बिलियन का दे चुका है, वो है यूएस। आप यूक्रेन को इस्तेमाल कर रहे हो एक लड़ाई के लिए रशिया के खिलाफ, जो लड़ाई आप खुद नहीं लड़ना चाहते हो रशिया के खिलाफ। इसमें यूक्रेन तो बर्बाद हो ही गया। तो अगर आप 30 देश अगर इस तरह से हथियार दे रहा है रशिया के ऊपर, उसके ऊपर आप रशिया के ऊपर पाबंदी लगा दिए हो, और जो भी रशिया के साथ खड़ा होना चाहता है आप उसको वार्निंग देते हो, उसके ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हो। इंडिया में भी इन लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएट किया, रेजिम चेंज और इलेक्शन में इंटरफेरेंस इन लोगों ने किया, अभी भी बहुत कुछ करने का कोशिश कर रहा है। तो रशिया के पास ऑप्शन क्या बचता है? रशिया भी फिर वही करेगा। इसी वजह से मुझे नहीं लगता इसके पहले उस लेवल तक रशिया में इंटरेस्ट था कि वो इस ईरान से बैलिस्टिक मिसाइल ले, जो आज वो ले रहा है। इसके ऊपर रिपोर्ट है कि ईरान शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, लॉइटरिंग म्यूनिशंस, आर्म ड्रोन्स, ये ईरान दे रहा है रशिया को लड़ाई करने के लिए। और रशिया शायद, जैसे रिपोर्ट आ रहा है, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर उसके इन रिस्पॉन्स टू दैट और रेसिप्रोकेशन जिसको कहा जाता है, उसमें वो न्यूक्लियर सीक्रेट दे रहा है। तो ये जो दुनिया को जंग की तरफ ले जाना, ये तो यूएस कर रहा है, ये तो पश्चिमी देश कर रहा है। और मैं ईरान के बारे में एक चीज कहना चाहता हूं, ईरान या रशिया ये इंपॉर्टेंट देश है। आप कंट्रोल और डेल करके इनको मिटा नहीं सकते। आपको चाहिए था उनको भी अब इंक्लूड करो ग्रोथ स्टोरी में। आपने रशिया को पूरा दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन बना के रखा है, ठीक है, और रशिया इतना बड़ा देश है, उसी के तेल आप भी इस्तेमाल कर रहे हो, इंडिया से खरीद रहे हो थर्ड पार्टी, वही तेल, वही गैस, सब कुछ। तो उससे पूरे दुनिया का प्रॉब्लम चल रहा है। फूड ग्रेन बास्केट कहा जाता है रशिया यूक्रेन को, वो अलग चीज है। तेल के ऊपर पाबंदी लगा के रखा है ईरान के ऊपर, सैंक्शंस लगा के रखे, उसके वजह से हम लोग जो तेल खरीदते हैं इंटरनेशनल मार्केट से, उसका प्राइस ज्यादा है। तो ईरान के ऊपर, रशिया के ऊपर इतने सैंक्शंस, दुनिया भर के सैंक्शंस पश्चिमी देशों ने लगा के रखे ऑलरेडी, तो इनको और फर्क नहीं पड़ता अगर एक दो और सैंक्शंस लगा दे। इसलिए इनको जो करना है वो कर रहा है। आपको इनके साथ नेगोशिएट करके शांति बनाकर रखना चाहिए था, आपने नहीं किया। क्यों कि नहीं किया? क्योंकि आपको चाहिए कि लड़ाई होते रहे कहीं ना कहीं, उससे मिलिट्री इंडस्ट्री जो है यूएस और पश्चिमी देशों का, उसका तो दाना पानी है, चलता है कि हर 5 साल में बड़े बड़े लड़ाई कहीं ना कहीं हो। तो आज ये नौबत क्यों आई कि ईरान आपको आपके ऊपर ठेंगा दिखा रहा है, रशिया आपके ऊपर ठेंगा दिखा रहा है, क्योंकि आपने सब कुछ कर दिया। आपने सैंक्शंस लगा दिया, आपने उनके ऊपर जंग छेड़ दिया। क्या ये पॉसिबल नहीं है राजीव जी कि ईरान और इजराइल को बिठा के एक समस्या का सलूशन निकालने की कोई मुहिम यूएन करे? यूएन करता नहीं, आपने देखा कोई यूएन की तरफ से स्टेटमेंट? क्योंकि यूएन इनके पैसों से चलता है, और इसके खिलाफ मोदी जी ने भी बहुत बार बोला है कि यूएन में रिफॉर्म्स की जरूरत है। कहीं पे कोई भी लड़ाई होता है, उस लड़ाई को बंद करने के लिए क्या आपने कभी देखा कि यूएन एक मुहिम छेड़ रहा है? नहीं। तो ये चाहते हैं कि लड़ाई हो,
लेकिन लड़ाई हर जगह पे लगा लगा के ऐसा हाल बना के रखा है। आज यूरोप का और अमेरिका का इकोनॉमिक स्ट्रेंथ उतना है नहीं कि वो लड़ाई को फंडिंग कर सके। तो हम लोगों को, मुझे लगता है डर, मैं बहुत दुख के साथ ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग एक बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। आज ये कहना रशिया क्यों दे रहा है, रशिया इसीलिए दे रहा है क्योंकि आपने कोई कसर नहीं छोड़ा हर चीज यूक्रेन को देने में, ताकि वो लड़ाई चलता रहे। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, 2022 में जब यूक्रेन और रशिया का लड़ाई शुरू हुआ, उसके 1 महीने में सीज फायर की कगार पे आ गया था यूक्रेन और रशिया। उस सीज फायर को जेलेंस्की, ताकि सीज फायर ना करे, लड़ाई बरकरार रखे, दबाव बनाया गया यूएस और यूके के एडमिनिस्ट्रेशन से। तो आप तो चाहते हैं कि लड़ाई हो। आज बेवकूफ की तरह यूरोप, जो रशिया की एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, उनका इकोनॉमी चलता है रशिया की गैस के ऊपर, फिर भी आपने रशिया के साथ जंग छेड़ दिया, आपने सैंक्शंस लगा दिया। आपके देशों में इन्फ्लेशन है, 10 गुना एनर्जी का प्राइस बढ़ गया है, और ईरान आपकी बात सुनता नहीं है। आज वो कोई नहीं सुनता। आज अगर किसी की बात थोड़ा बहुत भी रशिया सुनता है तो भारत की बात सुनता है। लेकिन आज ऐसा हाल है, भारत के लिए भी ये पॉसिबल नहीं है कि रशिया को बोल दे कि तुम लड़ाई बंद करो। वो क्यों करे? उसको बर्बाद करने के लिए, पुतिन को बर्बाद करने के लिए जितना कसर था वो इन लोगों ने कर दिया। तो ये सही बात है, अगर वहां पे कोई एक्सचेंज हुआ है बैलिस्टिक मिसाइल के बदले में न्यूक्लियर सीक्रेट्स, तो इसमें हैरानी की बात नहीं। लेकिन कहां से शुरू हुआ वो जरूरी है। और आज भी कोई सीज फायर की बात नहीं कर रहा है पश्चिमी देशों से या यूएन से। कोई ऐसा नहीं बोल रहा है कि लेट्स गो फॉर पीस। आज भी कोई नहीं, वो शांति की बात नहीं कर रहा। ये आप अगर किसी को बोल देते हो ना कि तुम दुश्मन हो, तुम विलेन हो, तुम राक्षस हो, तो वो आपकी बात थोड़ी सुनेगा। अब मोदी जी ने क्या किया देखिए, रशिया भी गया, यूक्रेन भी गया, दोनों देश, आज नुकसान दोनों देशों को हुआ है। उनके साथ इन्होंने हमदर्दी दिखाई, तब जाके ना उनका हक बनता है कि दोनों देशों को बोले कि चलो तुम थोड़ा सा बैठ के कुछ नतीजा निकालो। आप अगर पुतिन को पहले से ही आप राक्षस बोलोगे, असुर बोलोगे, कुछ क्या जो भी मन करे बोलोगे, उसको क्रिमिनल कहोगे, तो वो आपकी बात थोड़ी सुनेगा। और इसी तरह से ईरान के ऊपर सैंक्शंस सैकड़ों दशकों से चल रहा है, और इसके वजह से वो आपकी सुनता ही नहीं है। उसको सपोर्ट कर रहा है चाइना, उसको सपोर्ट कर रहा है रशिया, और ये बहुत भयंकर स्थिति हो रहा है। आज हाउदी को, हिजबुल्लाह को कंट्रोल ईरान कर रहा है, और अमेरिका की बस की बात नहीं है, उनके प्रीडेटर ड्रोन को नीचे ला रहा है हाउदी। और ये इंडिया के लिए भी खुशखबरी नहीं है। ठीक, पर मैं ये बोल रहा हूं, जो अपने आप को ग्लोबल पुलिस बोलता है, जो अपने आप को सुपर पावर बोलता है, वो कर क्या रहा था आज तक? वो सिर्फ केरोसिन हर जगह छिड़क के आग लगा रहा था। आज इसकी नौबत, आज नतीजा ये है। ठीक है। चलिए, आप दोनों का शुक्रिया, जनरल परिहार और पथिकृत, आप साथ में जुड़े और आपने इस पर चर्चा की, और क्या व्यू पॉइंट है उसको आपने डिटेल में हमको बताया। फिलहाल इस वक्त इतना ही।